बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। राजकोषीय स्थिति अत्यधिक दयनीय और चिंतनीय है। यह हम नहीं कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके, लंबा चौड़ा ट्वीट करके यह आरोप लगाया है। दरअसल कल यानी गुरुवार को बिहार सरकार ने एक फैसला लिया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत छात्रों को जो हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपए का ब्याज रहित लोन दिया जाता था बिहार सरकार की ओर से, वो अब 2 लाख रुपया कर दिया गया। और इसके साथ ही इसमें यह बताया गया कि जिनको ज्यादा पैसे की जरूरत है वो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से अपनी सुविधा अनुसार बैंक का चयन कर सकते हैं और चयन करके लोन ले सकते हैं, उस पर ब्याज लगेगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बिहार सरकार ने सुबह सुबह एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और ट्वीट करके बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य का राजकोषीय घाटा कंट्रोल से बाहर है। वित्तीय स्थिति इतनी खराब है राज्य की कि कर्मचारियों, पेंशन धारकों को ससमय सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठेकेदारों के बकाया भुगतान और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं है। अब तो छात्रों को भी दी जाने वाली राशि, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली राशि घटा दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा बढ़ रहा है और उससे भी कई गुना अधिक के विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक राजकोषीय घाटा बिहार में दर्ज किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 5.8% था। बिहार में उच्च घाटे के साथ भारी ऋण का बोझ अत्यधिक चिंता का विषय है। खर्च के अनुपात में राज्य की अपनी कोई राजस्व प्राप्ति नहीं है। राजस्व सृजन व संग्रहण बढ़ाने तथा बजटीय प्रबंधन, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए एनडीए सरकार के पास कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। एनडीए सरकार ने विगत 2 वर्षों में रिकॉर्ड कर्ज लिया है, फिर भी राजकीय कोष खाली है। आखिर बिहार सरकार का पैसा जा कहां रहा है? यह तो बिहार के प्रत्येक नागरिक जानता है कि बिहार की एनडीए सरकार भ्रष्टाचार और संगठित लूट के रिकॉर्ड बना रही है। ये कुछ एक राजनीतिक बातें हैं, लेकिन जो चिंता है वो वास्तव में गंभीर है। अचानक सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दी जाने वाली राशि को आधा कर दिया। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य की वित्तीय स्थिति, वित्तीय सेहत भरोसेमंद नहीं है, नाजुक दौर से गुजर रहा है। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बताते हैं कि 4 लाख से 4.47 मतलब 4.5 लाख करोड़ रुपया बिहार सरकार के ऊपर ऋण होने जा रहा है और बिहार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जन्म से ही 27,000 रुपए के कर्ज में होता है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश के अनेक राज्यों से कम है। यहां प्रति व्यक्ति आय मात्र सालाना 76,490 रुपए का है और प्रतिदिन बिहार सरकार को 63 करोड़ रुपया अपने पुराने ऋण, नए ऋण की बात नहीं है, नया ऋण जो 73,000 करोड़ के आसपास ये लेने जा रहे हैं उसकी चर्चा नहीं है। पुराने ऋण के लिए जो इनको कर अदायगी देना पड़ता है, इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ता है, उसमें 73 करोड़ रुपया पर डे का एवरेज आ रहा है। राज्य का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के जो मान्य है 3% के नीचे रहना चाहिए। टेक्निकली ये 3% के नीचे है, लेकिन कितना नीचे है ये आप समझिए, चूंकि ये 2.99% तक पहुंच चुका है, तो टेक्निकली ये 3% के नीचे है। आंकड़ों की बाजीगरी में कह सकते हैं कि 3% के नीचे है, लेकिन इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि कभी भी 3% के आंकड़े को छू देगा। बिहार देश के 5 सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। ये कुछ निहायत तकनीकी बातें, ये निहायत इकोनॉमिक्स की बात जो एक इकोनॉमिक्स का ज्ञाता समझे और बताए। अब जरा सा जमीनी बात कर लेते हैं। राज्य में चीनी 70 रुपए किलो बिक रहा है और प्याज की कीमत एक हफ्ते में 10 रुपए किलो बढ़ गई है। जो सब्जी का मार्केट है,
सब्जी के मार्केट की स्थिति यह बता रही है कि किसी भी वस्तु की कीमत पिछले एक सप्ताह के मुकाबले कम से कम चौथाई बढ़ चुकी है। और सिर्फ सब्जी का खेल नहीं है, जो थोक मूल्य सूचकांक जो बिहार के हैं उसके आधार पर कहा जा रहा है कि चावल की कीमत, जो एक आम आदमी जो चावल खाता है, जिस स्तर का चावल खाता है, उसकी कीमत में एक महीने के अंदर में 16% का इजाफा हुआ है। चीनी को लेकर राज्य सरकार जो इशारा कर रही है वो कालाबाजारी की ओर लग रहा है, और यह कहा जा रहा है कि जो जरूरत से ज्यादा तय सीमा से अधिक स्टॉक होल्ड करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। एक लॉजिक यह दिया जा रहा है कि जिस गन्ना का उपयोग चीनी उत्पादन में होना चाहिए था, उस गन्ने का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में हो रहा है, लिहाजा चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। प्रोडक्शन कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस बढ़ना, यह सामान्य, ये कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का सिद्धांत नहीं है। यह आम आदमी जानता है कि उत्पादन कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, जब आवश्यकता अधिक होगी तो कीमत में इजाफा आएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात को अगर समझे तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे तर्क ये दिया गया, हाल में जो तर्क दिया गया, हालांकि इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर देश की सरकार पिछले 15 सालों से काम कर रही है, या कांग्रेस के सरकार के समय से ही ये काम हो रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार के समय से काम हो रहा है। लेकिन हाल के दिनों में ये तर्क दिया गया कि हम आयातित क्रूड ऑयल पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, लिहाजा उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट की जाए, और उस मिलावट के लिए सबसे जो उपयुक्त आइटम है वो गन्ना है। आप पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए, पेट्रोल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए गन्ना का इथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में। संभव है कि आप पेट्रोल की प्राइस को कम कर लें और कंट्रोल कर लें, लेकिन अगर चीनी का प्राइस अधिक हो रहा है तो फिर ये देश के भाग्य विधाता तय करें कि फायदा कितना हो रहा है। कितने लोग प्रतिदिन पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और देश के कितने लोग प्रतिदिन चीनी का इस्तेमाल करते हैं, यह समझने वाली बात है। आप पेट्रोल की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अगर चीनी की प्राइस ऊपर जा रही है, तब निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग, पेट्रोल में जो एथेनॉल का मिलावट की जो बात हो रही है, यह घाटे का सौदा है। हालांकि जो सब्जियों के कीमत बढ़े हैं उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क नहीं है, ये सीजनल है। इस समय जो लोकल उत्पादन होता है बरसात के समय में, उस उत्पादन में गिरावट आती है। बारिश के मौसम में सब्जी का जो पुराना फसल होता है, जो गर्मी के समय का सब्जी का जो फसल होता है, वो बंद हो जाता है, उसका उत्पादन समाप्त हो जाता है। ये प्राकृतिक चक्र है। आने वाले 1-2 महीने में सब्जी की कीमतों में को तो नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन इथेनॉल नीतिगत मामला है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नीतिगत मामला है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बिहार सरकार बिजली सब्सिडी और 7 निश्चय के तहत कुछ एक लोक लुभावन योजनाओं में इतना अधिक खर्च कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर खर्च बिहार सरकार का कम गया है और राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जा रहा है। मैं जब इस खबर को शुरू करने जा रहा था तो हमारे एक साथी ने कहा कि बिहार सरकार बहुत जल्द ही शराबबंदी समाप्त कर सकती है और शराब की बिक्री शुरू कर सकती है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि जो घाटा का स्तर है वो राज्य सरकार के नीति नियंताओं के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। हर साल कर्ज का दायरा बढ़ता चला जाता है और हर साल जितना पिछले साल कर्ज लिया जाता है उसके मुकाबले ज्यादा कर्ज, पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें 54,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। इस वित्तीय वर्ष में 72,901 मतलब ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया जा रहा है। और अगर जो प्रतिशत के हिसाब से समझे तो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले तकरीबन 40% आप अधिक कर्ज लेने जा रहे हैं। रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो नहीं रहा है। ले देकर हर 6 महीने पर जमीन रजिस्ट्री की कीमत रिव्यू की जाती है और उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब तक मूलभूत रूप से रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स नहीं बढ़े तब तक राज्य सरकार के नियंत्रण से यह घाटा बाहर जाएगा। और जैसा कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंची हुई है।
थोड़ी राजनीतिक भाषा का तेजस्वी यादव प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री का व्यय प्रबंधन, ऋण प्रबंधन और राजकोषीय घाटा प्रबंधन की कोई समझ मुख्यमंत्री को नहीं है। बिहार का राजकोषीय स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, राजस्व घाटा बढ़ रहा है और उससे भी कई गुना, और कर्ज उससे भी कई गुना अधिक है। बात चिंता की है। राजकोषीय घाटा आम लोगों की समझ में नहीं आता है, लेकिन चीनी की कीमत, प्याज की कीमत, चावल की कीमत, सब्जी की कीमत, आटा की कीमत, यह हर किसी के समझ का मसला है और हर किसी को समझ में आता है। लिहाजा जरूरी है कि समय रहते एहतियाती कदम उठाए जाएं और बिहार की आर्थिक स्थिति को संभाला जाए। धन्यवाद।